आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी छात्र और यहाँ के जो स्टाफ हैं, हेलो, यहाँ की स्टाफ है और सभी गणमान्य व्यक्ति, बच्चे, मैं पिछले साल अपना छोटा भाई ज्ञानेंद्र सिंह सुरेश ने यहाँ पे रूम बनवाया है बराबर वाला, उसके उद्घाटन में आया था मैं। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो प्रेरित कर जाती हैं। शायद मेरे भाई ने मुझे प्रेरित कर दिया और उसी से मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मैंने उसी दिन इसके रूम के लिए किया। तो मैं अपने भाई का भी आभारी हूँ, उसने मुझे बुलाया था इसमें, मैंने आके ये सब कर पाया, जो छोटा बड़ा जो भी है। बाकी तो ये है कि मैं भी सब लोगों से गुजारिश करूँगा, जो लोग कर सकते हैं इसके विद्या के लिए कोई ज्ञान अगर हो सकता है, कोई रूम बनावे या कुछ पैसा दे, अच्छा है। बस इसके अलावा बस मैं बात करूँगा आपसे। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। देखिएगा, हर आदमी को कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है और आपने वकील साहब से प्रेरणा लेकर, पहले उन्होंने काम किया, उनसे प्रेरित आप हुए, आपने एक कक्ष का निर्माण किया और आप लोगों से प्रेरणा हमारे गांव के वर्तमान प्रधान अमित कुमार जी ने आपसे प्रेरणा लेकर के अभी एक कमरे की घोषणा की है। आज वो आने वाले थे लेकिन उनकी मदर बीमार हो गई, इमरजेंसी में उन्हें बाहर जाना पड़ा, वरना तो आज ही वो कह रहे थे कि हम इसका शिलान्यास आज ही करेंगे कक्ष का। तो एक दो दिन में जैसे ही वो आएंगे, एक कक्ष का और शिलान्यास यहाँ पर होगा और उसमें भी आप सभी लोगों को हम आमंत्रित करेंगे। आप यहाँ पर पधारेंगे और आपसे प्रेरणा लेकर और भी नए लोग इस श्रृंखला में आगे बढ़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री ऋषिपाल सिंह जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसवी कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। आज इन्होंने अपना कीमती समय हमारे बीच दिया है, तो वो छात्र छात्राओं को भी कुछ प्रेरक बातें बताएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और हमारे अभिभावकों को, गणमान्य लोगों को भी अपना मार्गदर्शन देंगे। मैं आमंत्रित करूंगा अपने चीफ गेस्ट श्री ऋषिपाल सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठिए आप। कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री अनिल कुमार जी, श्री ऋषिपाल सिंह सुरोही जी और कैप्टन बिशन सिंह जी, जो कि किसी कारणवश यहाँ से चले गए हैं, बुलंदशहर जाना है उनको, और सभी गण्यमान्य व्यक्ति जहाँ पर बैठे हैं, सज्जनों, देवियों और यहाँ के शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा प्रणाम, थैंक यू। और सबसे पहले मैं आभारी हूँ श्री ऋषिपाल जी का कि जिन्होंने मुझे ये नेक काम करने के लिए चुना और मुझे अवसर दिया। सो थैंक यू सर, वेरी मच थैंक यू। क्योंकि अभी तक मैं सुनता था कि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है कि आप अपने बच्चे को किसी के परिवार को सौंपते हैं, लेकिन विद्यादान सबसे बड़ा है और विद्या के बढ़ावे के लिए अगर कुछ कंट्रीब्यूशन किया जाए तो बहुत बड़ा दान होता है और इससे नेक काम कोई हो नहीं सकता। उसके लिए मैं फिर से श्री ऋषिपाल सिंह जी को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई सर। हम सब जानते हैं कि हम सबका अलग अलग भविष्य होता है, छोटे हों बड़े हों, और एक हमारा भविष्य होता है देश का। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि देश का भविष्य से ही हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर हम सब मिलके देश के भविष्य को अच्छा करेंगे तो हम सबका भविष्य अच्छा होगा।
तो इसी प्रक्रिया में मैं आज बात करना चाहता हूं कि आप सुनते होंगे कि विकसित भारत, सभी देश विकसित हो चुके हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो चुके हैं, अमेरिका हो चुका है, यूरोप हो चुका है, चाइना हो चुका है, तो हम पीछे क्यों रह गए? किसी देश के विकासशील होने के लिए, अब तो हम विकासशील हैं, लेकिन विकसित होने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर बहुत है, लेकिन मैं 5 इम्पोर्टेंट पैरामीटर की बात करूंगा। और सबसे पहला पैरामीटर है सिक्योरिटी, सुरक्षा, बाहरी भी और अंदर की भी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। तो आप देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि हम कितने मजबूत हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी में, और उसमें भी हमारे मिलिट्री के जवानों और एयरफोर्स के जवानों सबका कंट्रीब्यूशन है, उनका सुप्रीम सेक्रीफाइस है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस बार हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं थी, लेकिन मुझे बताया गया कि इसी गांव से एक हैं मिलिट्री जवान जिन पे हमने माल्यार्पण किया था कि वो कारगिल लड़ाई में शहीद हुए थे, तो मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। और उन सभी हीरोज़ को, मुझे तो आपके स्कूल का नाम बहुत अच्छा लगा। पहले बताया गया कि और कुछ नाम था और अब बदल के इसको मिलिट्री हीरोज़ मेमोरियल, इससे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। हमें जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर नौजवान हैं, उनकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हैं तो हम हैं, अदरवाइज़ हम नहीं हैं। उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, और वो सुप्रीम सेक्रीफाइस करने में देर नहीं लगाते हैं, सोचते नहीं हैं। जब एक जवान सीमा पर लड़ता है तो वो एक ही सोचता है कि मेरा देश ना हारे, तो मैं अपने सामने जो है उसे मारूं। वो खुद सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन अपने देश पे आंच नहीं आने देगा। ये जज्बा हमारी सेना के बहादुर नौजवानों में होता है, तो इसको बहुत बहुत हम नमन करते हैं उन सबको अपनी तरफ से। तो और अंदर की सिक्योरिटी भी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में विद द टाइम सुधार हुआ है, और यूपी में तो खासकर जब से योगी जी आए बहुत सुधार हुआ है। इवन देखिए, मैंने कई कांग्रेसियों को सुना टीवी पे डिस्कस करते हुए कि हैंड्स ऑफ टू मोदी, योगी जी। योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर का सुधार है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। तो एक तो हुई सिक्योरिटी का पैरामीटर, दूसरा हेल्थ। देखिए, हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम हेल्दी हैं तो हम पूरा कंट्रीब्यूशन अपनी कैपेसिटी का कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल नागरिक हेल्दी है तो हमारा देश हेल्दी है। तो हेल्थ एक बहुत अच्छा पैरामीटर है। उसके लिए हमें कुछ अपने अंदर डिसिप्लिन लाने होंगे, खाने पीने का डिसिप्लिन। अभी मोदी जी ने एक भाषण में कहा था कि हम मोटापा एक हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको दूर करें, तो 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें हम, और वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं बच्चों से कहूँगा और बड़ों से भी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। बाय द वे, मेरी उम्र अब 70 करीब है, मैं 71 का हो जाऊँगा आने वाले 15 अक्टूबर को, पर भगवान की दया से अभी कोई बीमारी नहीं है। तो इस तरीके से, और मैं आराम से भागता दौड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मन में भी अपने रखिए कि मुझे हेल्दी रहना है। आप देखिए, हेल्दी रहेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में, जो भी आप करना चाहते हैं। और हमारे मिडिल एज के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बुजुर्ग भी हैं। जिस दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है उस दिन आपके मन के विचार बहुत अच्छे होते हैं। यू फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मैं दुनिया जीत लूँगा, ऐसा विचार हमारे मन में आता है जिस दिन हमारी हेल्थ अच्छी होती है। तो एक हेल्थ, क्योंकि इसी शरीर से हमें आखिर तक काम लेना है पूरी ज़िंदगी, ये ध्यान रखिए। मैं तो कहता हूँ कि सबको इतनी हेल्थ भगवान अच्छी दे, हम सब संयम से बढ़ते अब चलें अपनी ज़िंदगी में, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, जंक फूड ना खाएं, हेल्दी रहें, अपने परिवार को भी कंट्रीब्यूशन करें, अपने कस्बे में करें, शहर में करें, हर जगह करें। और तीसरा है हमारी आर्थिक बढ़ोतरी, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी आप सब, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, आजकल मोबाइल का ज़माना है, सब ने देखा होगा कि आज की डेट में हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं दुनिया की।
कुछ ही दिन पहले हम चौथी अर्थव्यवस्था हुए हैं और 2028 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं। अमेरिका और चाइना को थर्ड नंबर पे हम होने वाले हैं और ज़रूर हो जाएंगे, पर उसके लिए हम सबका कंट्रीब्यूशन चाहिएगा और हम कंट्रीब्यूट तभी कर सकते हैं जब हम हेल्दी रहेंगे, हम एजुकेटेड होंगे। और 2047 तक हम सबका संकल्प है, हमारी सरकार का, हम सबका, जो कि हम सबका होना चाहिए कि हम भारत को विकसित यानी डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। और अगर हम इसी तरह काम करते रहे, गवर्नमेंट और हम सब नागरिक मिलके, हमारे जितने भी संस्थान हैं, तो हम ज़रूर 2047 तक विकसित भारत, विकसित देश बन जाएंगे। तो इसके लिए हम सब संकल्प लें कि हम जो भी कर सकते हैं, जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो सब करें। और युवा पीढ़ी का कंट्रीब्यूशन, उनकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। तो आप जो भी अपना काम करें, ध्यान रखिए कि वो देश हित में है नहीं। जैसे एक मिलिट्री मैन सोचता है, उसी तरह आपकी सोच होनी चाहिए। वो सीमा पर लड़ते हैं, वहाँ की रक्षा करते हैं, आप समाज में रह के देश की रक्षा करिए। तो चौथा पैरामीटर है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, हमें हर एक्टिविटी के लिए, आज मैं आया तो मैंने रोड देखी यहाँ की, बहुत ही अच्छी है। गाँवों में इतनी अच्छी रोड पहले कभी होती नहीं थी। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अगर हमारा अच्छा है तो हमको मूवमेंट के लिए, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचने के लिए, हमें आने जाने के लिए बहुत सुविधा होती है। तो आप देख रहे हैं कि कितने एक्सप्रेसवे, सब कुछ देश में बन रहा है, तेज़ी से बन रहा है। मेरे ख्याल से आज से 30 साल पहले जो एक दिन में एक्सप्रेसवे बनते थे, आज उसके 10 गुने बन रहे हैं एक दिन में। और मैं सुन रहा था नितिन गडकरी जी को, वो कह रहे थे मेरा इरादा है कि 200 किलोमीटर एक दिन में मैं बनाऊं सड़क आने वाले टाइम में। तो हमारी सड़कें, यातायात के साधन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ये देश की तरक्की के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और पांचवा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है बच्चों, वो है एजुकेशन, शिक्षा और संस्कृति। ध्यान रखिए, कई बड़े ऑथर ने कहा है कि अगर किसी देश को पीछे ले जाना है तो वहाँ के लोगों को शिक्षित मत करिए और वहाँ की संस्कृति को खराब कर दीजिए। जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, उनको पकड़ के रखिए। उनके बगैर अगर शिक्षा है तो वो अधूरी है। और मैं समझता हूँ कि मेरी बात से जो शिक्षक सामने बैठे हैं और प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, सब एग्री करेंगे इस बात से। गांवों में अभी भी वो संस्कृति है और शहरों में भी हो रही है। और जहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं इससे भी छोटे गांव से बिलोंग करता हूं और कैप्टन बिशन सिंह का मैं फूफा हूं। उनकी बहन, उनकी जो फूफी हैं, वो हमारे सबसे बड़े भाई की घरवाली हैं। वहाँ से मैंने DN डिग्री कॉलेज से BSc किया 74 में। उसके बाद मैं मोदी नगर से MSc किया केमिस्ट्री में। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, वहाँ PhD की और फिर वहीं प्रोफेसर बन गया कॉलेज में, वाइस प्रिंसिपल भी रहा, फिर प्रिंसिपल भी रहा और बच्चों को PhD भी कराई, प्रोजेक्ट किए। और इत्तेफाक देखिए, वो प्रोजेक्ट DRDO के थे, मिलिट्री कालों के। DRDO एक संस्था है जो कि देश के लिए रिसर्च करती है, ज़्यादातर सिक्योरिटी के लिए करती है, फौज के लिए करती है, एयरफोर्स के लिए करती है। तो उसी के मैंने प्रोजेक्ट किए हैं और बच्चों को PhD कराई। मेरे कॉलेज में भी लगे हुए हैं, वो DRDO में भी हैं, 3 स्टूडेंट मेरे कार्यरत हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्यों हुआ, शिक्षा के बल पर हुआ। लेकिन संस्कृति को नहीं छोड़ना है बच्चों। अब मैं देखिए, शिक्षा क्यों जरूरी है। एक तो आपको शिक्षा से एम्पावरमेंट होता है कि आपने ये सब
पढ़ा होगा कि नॉलेज इज़ पावर। अगर आपको ज्ञान वृद्धि होती है तो आप पावरफुल होते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, लड़के हैं, औरतें हैं, बड़े हैं, किसी चीज़ का ज्ञान। तो एजुकेशन, एक विद्या का जो ज्ञान है, ये इंसान को पावरफुल बनाता है। कैसे पावरफुल बनाता है कि हम ये सोच सकते हैं क्या गलत है क्या सही है, क्या गलत है क्या सही है, ये सोचने की, ये डिसाइड करने की शिक्षा हमको पावर देती है। और साथ में कल्चर भी अपनी पकड़े रखिए, वो बहुत जरूरी है। और अगर कोई लड़की शिक्षा लेती है, आजकल तो कोई फर्क नहीं है लड़के लड़कियों में, बल्कि लड़कियों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सभी गवर्नमेंट दे रही है हर जगह, और मिलना चाहिए। क्योंकि जब एक लड़की शिक्षित होती है, जहाँ परिवार में वो जाएगी पूरा परिवार शिक्षित होगा, उसके बच्चे शिक्षित होंगे, और इस तरीके से समाज शिक्षित होगा, एक कस्बा शिक्षित होगा, डिस्ट्रिक्ट शिक्षित होगा, इस तरह से पूरा देश शिक्षित हो जाएगा। तो हमें लिटरेसी रेट 100% करना है पूरे देश के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। और ये बात तो है ही कि शिक्षा से आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आजकल अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हैं। मेरा बेटा तो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, ही इज़ नाउ सीनियर पार्टनर। तो उसने बीटेक किया, उसके बाद IIM से MBA किया है। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब का इंतज़ार मत करिए, सब लोग लिमिटेड हैं वो। प्राइवेट सेक्टर में इतना अच्छा है, काम है वहाँ, और आप बहुत ऊंची पोस्ट तक जा सकते हैं अगर आप मेहनती हैं। अब मैं कुछ बातें स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं ये 5 पैरामीटर थे, अगर इन पे हम खरे उतर जाएंगे तो हम जरूर 2047 तक एक विकसित देश बन जाएंगे, और मुझे यकीन है हम जरूर बनेंगे। स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ कि मैं भी कभी इन्हीं क्लासों में था, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमें उस वक्त डायरेक्शन देने वाले लोग इतने कम थे। तो एक तो आप हार्ड वर्क करिए। देखिए, हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। अगर आप सोचें कि कोई भी चीज़ आपको फ्री में ज़िंदगी में नहीं मिलती, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। आपको मेहनत करेंगे। मैंने ये देखा है कि एक लड़का इतने साल पढ़ा है कॉलेज में, एक लड़का एवरेज नॉलेज वाला है सब्जेक्ट, एक है इंटेलिजेंट है। अगर वो इंटेलिजेंट हार्ड वर्क करना छोड़ दे तो वो टॉप पे नहीं जा सकता। अगर एवरेज स्टूडेंट हार्ड वर्क करता रहे लगातार तो वो टॉप पे पहुंच जाता है। ये हमने वो भी देखा है कि एंट्रेंस के अंदर, IIT के अंदर सिलेक्शन होता है इंजीनियरिंग का, आपको पता होगा, JEE मेन होता है, फिर JEE एडवांस होता है, और उस तरह नीट होता है मेडिकल का एग्ज़ाम। तो आजकल कस्बों के बच्चे, छोटे शहरों के बच्चे उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो हार्ड वर्कर है। तो कभी भी मेहनत करना मत छोड़िए। मैं भी इस एज में MET में जाता हूँ, एडवाइज़र पोस्ट पे हूँ, वहाँ पर सब्जेक्ट का उनके सिलेक्शन कराता हूँ। तो मैंने सोचा है कि जब तक मेरा शरीर चल रहा है मैं काम ही करूँगा। काम करना मत सोचिए, मत बंद कीजिए, हार्ड वर्क करिए, अपने आप को सब्जेक्ट में एम्पावर करिए। देखिए, अगर आप टीचिंग लाइन में जाते हैं तो सब्जेक्ट आपकी पावर है, पूरी ज़िंदगी उसका यूज़ करेंगे। शरीर को अच्छा रखिए, सब्जेक्ट को अच्छा रखिए। अब यहाँ से कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में जाएंगे, कुछ मेडिकल में जाएंगे, कुछ लॉयर बनेंगे, कुछ आर्किटेक्ट में जाएंगे, कुछ MBA करेंगे, कुछ करेंगे। तो अच्छा है, सारे फील्ड अच्छे हैं। देखिए, यू कैन एक्सेल इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं, बस आपको मन लगाना है काम को। एक और मैं बात बताऊं कि लोग सपने देखते हैं रात को, सपने खुली आंखों से भी देखने चाहिए, और उन्हें रियलाइज करने के लिए उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए।
अपने गोल डिसाइड करिए और सीधी डायरेक्शन में चलिए अंडर प्रॉपर गाइडेंस। आपके यहाँ पर टीचरगण हैं, वो सब आपको हेल्प करेंगे। तो डेविएट मत करिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आजकल बच्चों बहुत है कि मोबाइल पे बच्चे लगे रहते हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे। एक चीज़ याद रखिए, मोबाइल जितनी भी टेक्नोलॉजी है हमें उसका गुलाम नहीं बनना। टेक्नोलॉजी इज फॉर यू, यू आर नॉट फॉर टेक्नोलॉजी। हमें उससे क्या करना है, सूचना लेनी है, फ़ोन पे देनी है, ज़्यादा ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ करना है मैसेज के लिए, या कोई ईमेल पे काम करना है। मैं यही 3 काम करता हूँ फ़ोन पे, इससे ज़्यादा नहीं। तो कभी भी मोबाइल का एडिक्शन मत करिए। आजकल बहुत इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। बच्चे गेम खेलते हैं, ये खेलते हैं, कुछ नहीं रखा बच्चों में, सब वो भ्रम करने वाली बातें हैं। आप अपने गोल पर नज़र रखिए और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेके आगे बढ़िए। ध्यान रखिए, बगैर गुरु के आशीर्वाद के, उनकी डायरेक्शन के बगैर हर एक कोई अर्जुन नहीं बनता है। अर्जुन को भी गुरु की ज़रूरत पड़ी थी, गुरु द्रोणाचार्य, तो तभी बने हो। और बगैर गुरु के कोई अच्छा क्रिकेटर, आप सब लोग जानते होंगे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने भी, उनके भी कोच हैं, अभी भी उनसे जाके मिलते हैं, पैर छूते हैं उनके। तो इन सब का आशीर्वाद लीजिए, अपने पेरेंट्स की और अपने जो आपके टीचर हैं उन सब का आशीर्वाद लीजिए। आप जानते हैं कि जब कोई बच्चा कामयाब होता है तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? सबसे ज़्यादा माँ बाप और उनके टीचर, अध्यापक। जब मेरा कोई स्टूडेंट कामयाब होता है, मुझे लगता है कि ये कामयाबी मेरी है। तो ये माँ बाप से बड़ा कोई हितैषी आपका दुनिया में नहीं है, और टीचर साथ में जोड़ दीजिए, क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं है। डेविएशन नहीं होना है, आपको अपने गोल पे नज़र रखना है। और डू नॉट अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स। देखिए, दिक्कतें सबको आती हैं, घरों की भी दिक्कत होती है, पढ़ाई में दिक्कत आती है, तो आपको डरना नहीं है उससे। अगर आप 2 मिनट है तो सर एक छोटी सी कहानी मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ। आप सबने रामायण महाभारत तो सुना होगा।